हेलो दोस्तों, हमारे चैनल वादा हिंदी कहानियाँ में आपका स्वागत है। एक बंधन ऐसा भी कि भाग 4 में हमने देखा कि निशा रवि के सीने से लगकर बहुत रोती है। रवि से वो सारी बातें कहती है जो उस दिन उसके साथ हुआ। वो रोते रोते सो जाती है, मगर रवि पूरी रात जागता रहता है। वो पूरी रात सोचता है कि कैसे उन लड़कों को उनके किए की सजा दिलाए। तो चलिए इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। अगले दिन रवि को निशा की एक एक बात याद आती है। उसका रोना, तड़पना, उसके कहे वो हर एक शब्द उसके कानों में मानो गूंज रहे हों। वो एक पल के लिए भी कुछ भुला नहीं पाता। उसे अपने पति होने पर शर्मिंदगी महसूस होती है। उसे लगता है कि उसने निशा से किया कोई भी वादा, कोई भी कसम निभा नहीं पाया। उसके साथ हुए उस हादसे का जिम्मेदार वो खुद को समझता है। उसे इस बात का बहुत पछतावा होता है कि अगर उसने उस दिन निशा की बात सुन ली होती तो आज ये सब नहीं होता। उसे एक पल के लिए भी चैन नहीं पड़ता। वो हर वक्त खोया खोया सा रहता है। उसके लिए कुछ भी भुलाना आसान नहीं होता। रवि हर पल यही सोचता है कि वह कैसे निशा के दर्द को कम कर सके। ऐसा क्या करे जिससे निशा की तकलीफ कम हो सके। हर पल उसके सीने में एक आग सी लगी होती है। वो कैसे भी उन दरिंदों को उनके किए की सजा दिलाना चाहता है। पूरे दिन वही सारी बातें सोचता रहता है। उसे ना तो अपने खाने पीने का होश रहता है और ना ही वो ठीक से सोता है। नींद तो जैसे उसकी गायब ही हो गई हो। उसे ऐसे देख आनंद को रवि कुछ परेशान सा लगता है। वो कई बार रवि से पूछने की कोशिश भी करता है। आनंद कहता है, क्या बात है, तू बहुत परेशान लग रहा है। हर वक्त खोया खोया सा रहता है, कुछ परेशानी है क्या? मगर रवि कुछ नहीं कहकर बात को हर बार टाल देता है। मगर आनंद को यकीन होता है कि रवि जरूर किसी बात को लेकर परेशान है। रवि को निशा के सामने जाने की हिम्मत नहीं होती। वो निशा का सामना नहीं कर पाता। हर वक्त सोचते रहने की वजह से दूसरे दिन रवि की अचानक से शाम होते होते तबीयत बिगड़ने लगती है। उसे चक्कर आने लगते हैं। वो फोन पर बात करते करते अचानक से गिरकर बेहोश हो जाता है। उसके दोस्त अजय और विक्की वो दोनों ही उसके पास ही रहते हैं। उसे देख सब बहुत घबरा जाते हैं। वो फौरन आनंद को बुलाते हैं। आनंद भागता हुआ रवि के पास आता है। वो सभी उसे बताते हैं कि ये फोन पर बात करते करते अचानक से गिर गया। आनंद कहता है ये बेहोश हो गया है। वो फौरन उसे उठाकर उसे उसके कमरे में ले जाते हैं। आनंद उसका बीपी चेक करता है। घर वालों को तो यह पता ही नहीं होता कि रवि की तबीयत बिगड़ गई है। बीपी चेक करने पर पता चलता है कि उसका बीपी बहुत ही लो हो गया है। रवि बहुत ही कमजोर हो जाता है। आनंद उसे दवा और इंजेक्शन देता है। रवि काफी देर तक बेहोश पड़ा रहता है। काफी देर बाद जब रवि को होश आता है तो उसके दिमाग में फिर से वही सारी बातें चलने लगती हैं। उससे बर्दाश्त नहीं होता तो वो तकिए के नीचे अपना चेहरा छुपाकर रोने लगता है। उसके दोस्त उसे ऐसी हालत में देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। वो समझ ही नहीं पाते कि रवि ऐसे क्यों रो रहा है। मगर आनंद को कुछ आभास होता है। उसे ऐसा लगता है कि रवि ने जब से भाभी से बात की है तभी से ये बहुत परेशान है। हमेशा खोया खोया सा रहता है। जरूर कोई बात है जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। कुछ देर सभी उसे रोता छोड़ देते हैं जिससे कि शायद उसका मन हल्का हो जाए। मगर रवि को ऐसे रोता देख उन्हें बहुत तकलीफ होती है। काफी देर बाद सब उसे बहुत समझाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तू ऐसे क्यों रो रहा है, कोई बात हुई है क्या? मगर रवि कुछ नहीं कहता। वो बिल्कुल खामोश रहता है। उसके होठ तो खामोश रहते हैं मगर उसकी आंखों से आंसू लगातार बहते रहते हैं। उसके दोस्त उसे ज्यादा फोर्स नहीं करते मगर उनसे रवि की ऐसी हालत देखी नहीं जाती। रवि बहुत बेचैन रहता है। वो सभी उस वक्त उसे ज्यादा परेशान करना नहीं चाहते। दूसरे दिन आनंद रवि से बात करता है। वो रवि से कहता है,
मैं जानता हूँ कि तू किसी बात को लेकर परेशान है। ज़रूर कोई ऐसी बात है जो तुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। मैंने नोटिस किया है कि जब से तूने भाभी से बात की है तब से तू बहुत परेशान रह रहा है। अगर कोई बात है तो तू उसे बताकर अपना मन हल्का कर सकता है, और अगर कोई पर्सनल बात है तो कोई बात नहीं। तभी रवि कहता है अब कुछ भी पर्सनल नहीं रह गया। रवि आनंद के गले लगकर रोने लगता है। वो आनंद से कहता है मैंने निशा को बचाकर शायद गलती कर दी। आनंद कहता है ये क्या बोल रहा है, तू ऐसे क्यों बोल रहा है? रवि कहता है मैं उसकी तकलीफ नहीं समझ पाया, उसके दर्द को नहीं समझ पाया। मैं ना तो एक अच्छा जीवन साथी बन पाया और ना ही एक अच्छा पिता। कोई भी कसम, कोई भी वादा नहीं निभा पाया। सब कुछ खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। आनंद कहता है ऐसे क्यों बोल रहा है, ऐसा क्या हुआ है जो तू इस तरह से बोल रहा है? रवि खामोश हो जाता है। आनंद उससे दोबारा कुछ नहीं पूछता, बस यही कहता है रवि मैं तेरे हर फैसले में तेरे साथ हूँ, चाहे जो हो जाए। उन कमीनों को छोड़ना मत, उन्हें उनके किए की सजा जरूर दिलाना, उन्हें उनकी औकात याद दिलानी जरूरी है। रवि के लिए निशा की वो बातें भुलाना बहुत मुश्किल होता है। एक तरफ रवि अपने आप से लड़ रहा होता है तो दूसरी तरफ पुलिस मीडिया के सवाल उसे परेशान करते रहते हैं। धीरे धीरे निशा समय के साथ साथ पहले से बेहतर होते जाती है, मगर आज भी उसे जब भी उन लड़कों की याद आती या उस हादसे के बारे में वो सोचती है तो ना जाने उसे क्या हो जाता है। वो अपने आपे से बाहर हो जाती है, वो अपने आप को ही नुकसान पहुंचाने लगती है। वो कई बार खुद को मारने की भी कोशिश करती है, वो जीना नहीं चाहती। उस वक्त रवि के लिए निशा को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही कई बार निशा खुद को चोट पहुंचाती है जो कि रवि के लिए और भी मुश्किलें पैदा कर देती हैं। सभी हर वक्त उससे डरते ही रहते हैं कि कब निशा अपने आपे से बाहर हो जाए, कोई नहीं जानता। उसे कभी भी कोई भी अकेला नहीं छोड़ता। उस हादसे ने उसके दिलो दिमाग पर जो असर डाला है उसके लिए वो भुलाना आसान नहीं होता। पुलिस उन लड़कों को ढूंढने में लगी रहती है मगर उनका कोई भी पता नहीं चलता। उनके लिए निशा की गवाही बहुत जरूरी होती है। रवि निशा की तबीयत को देखते हुए केस फाइल कर देता है। जब पुलिस निशा से गवाही लेने आती है तो निशा उन्हें कुछ भी बताने से मना कर देती है। वो कोई भी केस करना नहीं चाहती। वो इतनी डरी रहती है कि उसे स्टेटमेंट देने से भी डर लगता है। रवि उसे बहुत समझाता है मगर निशा उसकी कोई बात नहीं सुनती। पुलिस मीडिया निशा के जवाब का इंतजार करती है क्योंकि बिना उसकी गवाही के केस आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। सभी निशा को बहुत समझाते हैं मगर वो किसी की कोई बात सुनने को तैयार नहीं होती। हर बार पुलिस को बिना जवाब के वापस जाना पड़ता है। वकील पेपर लेकर जब निशा के पास आता है तो निशा उस पेपर पर साइन नहीं करती। रवि वो पेपर उनसे ले लेता है और खुद वो पेपर लेकर उसके पास जाता है और निशा को उन पेपर पर साइन करने को कहता है। निशा पेपर पर साइन करने से मना कर देती है। रवि को निशा पर बहुत गुस्सा आता है। वो उस पर चिल्लाने लगता है, निशा को बहुत कुछ कहता है। उन दोनों में काफ़ी बहस हो जाती है पर निशा साफ साफ इनकार कर देती है कि वो कोई केस नहीं लड़ना चाहती, उसे किसी को कोई सज़ा नहीं दिलानी। पर रवि ने भी ठान लिया है कि जब तक वह उन लड़कों को सज़ा नहीं दिला देता तब तक चैन से नहीं बैठेगा। निशा जब रवि से कहती है क्या होगा ये केस लड़ने से, सब कुछ तो खत्म हो गया, कुछ भी तो वापस आने वाला नहीं है। तभी रवि कहता है कि जानता हूँ कुछ भी वापस आने वाला नहीं। तुम क्या चाहती हो, छोड़ दूँ उन्हें जिन्होंने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, जिनकी वजह से आज तुम्हारी ये हालत है, जिन्होंने हमारे बच्चे को बेरहमी से मार डाला, जिनकी वजह से आज हर गली हर नुक्कड़ पर अपनी इज्जत की बर्बादी देखता हूँ।
अपनी इज्जत की हर रोज धज्जियां उड़ते देखता हूँ। छोड़ दूँ उन्हें, भूल जाऊँ सब कुछ? नहीं, मैं नहीं भूल सकता। जब तक उन दरिंदों को उनके किए की सजा नहीं दिला देता, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। उन्हें उनके किए की सजा भुगतनी होगी। मैं उन्हें सजा दिलाने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ, क्योंकि अब होने के लिए कुछ और बचा ही नहीं। इस पेपर पर साइन करो। रवि के इतना गुस्सा करने पर भी वो उस पेपर पर साइन नहीं करती। रवि को निशा पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो झुंझलाने लगता है और गुस्से में पेपर वहीं छोड़कर चला जाता है। पर जाते जाते वो कहता है, तुम चाहो या ना चाहो, मगर मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। उन कुत्तों को उनकी औकात दिखाकर रहूंगा। रवि के जाने के बाद निशा बहुत रोती है। रवि की भाभी उसे बहुत समझाती है कि वो ठीक कह रहा है, वो अपनी जगह सही है, उन्हें छोड़ना सही नहीं है, वरना फिर कोई निशा तेरी तरह तड़पेगी। वो तेरी बेचैनी समझता है, मगर ये भी तो सोच, वो एक आदमी है और किसी भी मर्द के लिए ये बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। उसके लिए ये सब इतना आसान नहीं है। भाभी के बहुत समझाने पर फिर से कोई और निशा उनका शिकार न बने, ये सोचकर वो उन पेपर पर साइन कर देती है। काफी देर बाद रवि को ये एहसास होता है कि शायद उसने निशा पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया। जब रवि रात में निशा के साथ कमरे में अकेले रहता है, तो वह निशा को सॉरी कहता है और उसे बहुत समझाता है। वो उससे कहता है, मैं तुम्हारा डर समझ सकता हूँ, पर क्या करूँ, जिन्होंने हमारे बच्चे को हमसे छीन लिया, जिनकी वजह से आज तुम्हारी ऐसी हालत हो गई, कैसे छोड़ दूँ मैं, कैसे भूल जाऊँ वो सब कुछ। अपने इन्हीं हाथों से अपने बच्चे को काट कर फेंका है मैंने, नहीं भूल सकता। मेरे लिए ये सब भुलाना इतना आसान नहीं है। क्या तुम भूल सकते हो? क्या तुम नहीं चाहती कि उन लड़कों को उनके किए की सजा मिले, जिन्होंने तुम्हारे बच्चे को इतनी बेरहमी से मार दिया, जिन्होंने तुम्हारी इज्जत की कोई परवाह नहीं की, तुम्हें तड़पता हुआ मरने के लिए छोड़ दिया? रवि की बातें सुनकर निशा कमजोर पड़ जाती है और वो गवाही देने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन पुलिस निशा की गवाही लेने आती है और उसकी गवाही पर उन लड़कों को ढूंढती है। पुलिस बहुत ही जोर शोर से उन लड़कों को ढूंढने में लग जाती है। पुलिस की कोशिश से उन लड़कों का पता चल जाता है कि वो लड़के कौन हैं। वो चारों लड़के किसी रईस खानदान से रहते हैं। उनमें से एक किसी मंत्री का बेटा होता है, पर उन्हें कहीं छिपा दिया जाता है। पर पुलिस की कोशिश से उन लड़कों का पता चल जाता है। वो लड़के पकड़े जाते हैं। उन लड़कों पर रेप केस और मर्डर के चार्जेस लगाए जाते हैं। जब वो सब पुलिस की हिरासत में होते हैं, तो उन लड़कों के बाप तिलमिला उठते हैं। वो अपने बच्चों को बचाने की हर कोशिश करते हैं, पर पुलिस उनकी एक भी नहीं सुनती। जब उनके बाप उन्हें छुड़ा नहीं पाते, तब वो सभी रवि से बात करने उसके हॉस्पिटल जाते हैं। जिस वक्त वह सभी हॉस्पिटल में जाते हैं, रवि और उसके दोस्त आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं। तभी आकर रवि का सेक्रेटरी कहता है कि सर, आपसे मिलने कुछ लोग आए हैं। जब वो उनके नाम बताता है, तो सभी सुनकर बहुत शॉक हो जाते हैं। वो सब रवि को उनसे मिलने को मना करते हैं, मगर रवि उन्हें अंदर बुलाने को कहता है। सब रवि को बहुत समझाते हैं, उनसे मिलना ठीक नहीं है, मगर रवि कहता है, एक बार मिलने में क्या बुराई है, मैं भी तो देखूं आखिर उन लड़कों के बाप कौन है और वो क्या बात करना चाहते हैं। उसके दोस्तों को कुछ ठीक नहीं लगता, मगर रवि के कहने पर वह शांत हो जाते हैं। रवि उन्हें अंदर बुलाता है। जब वह अंदर आते हैं, तो वह रवि से अकेले में बात करना चाहते हैं। पहले तो रवि कहता है, ये सभी घर के हैं, आप इनके सामने बात कर सकते हैं, मगर वह सभी रवि से अकेले में बात करना चाहते हैं। रवि अपने दोस्तों को इशारा करता है बाहर जाने के लिए। पहले तो वह सब जाना नहीं चाहते, मगर रवि के कहने पर वह बाहर चले जाते हैं। रवि के दोस्तों को डर रहता है कि कहीं ये सब रवि को कोई नुकसान न पहुंचाए, इसलिए वह रवि के कमरे के बाहर ही खड़े रहते हैं। रवि उनसे कहता है कि बोलिए,
क्या बात करना चाहते हैं? पहले तो वो सभी अपने बच्चों की करतूत पर उनकी तरफ से रवि से माफ़ी मांगते हैं और निशा के प्रति हमदर्दी जताते हैं। तभी रवि उनसे कहता है, आप जिस काम से आए हैं वो बात कीजिए। वो सभी रवि को बहुत समझाते हैं और उसे ये केस वापस लेने को कहते हैं। वो रवि से कहते हैं, ये कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना कुछ ठीक नहीं है। इसमें आपकी भी बदनामी होगी और हम सब की भी। ये सब करने से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर बात आपस में ही खत्म हो जाए तो बेहतर है। बच्चे हैं, उनसे नादानी हो गई। जवानी में तो अक्सर बच्चे बहक ही जाते हैं। माफ़ कर दीजिए उन्हें। उसके बाद वो रवि को पैसे की लालच देते हैं। पहले तो रवि उनकी सारी बातें सुनता है, फिर कहता है, वैसे मुझे आप लोगों की बातें ठीक लग रही हैं। आप सब सही कह रहे हैं। ये कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना मुझे भी पसंद नहीं। ठीक है, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ। मैं छोड़ दूंगा उन्हें। रवि के इतना कहने पर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। रवि उनसे कहता है, मगर मेरी एक शर्त है। मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। पैसों की ज़रूरत नहीं है मुझे। वो उनका चेक वापस करते हुए कहता है, इसे आप ही रखिए, आपको काम आएंगे। वो सभी रवि की शर्त मानने को तैयार हो जाते हैं। रवि कहता है, पहले मेरी शर्त सुन तो लीजिए। शर्त सुनने के बाद कोई जवाब दीजिए। रवि उनसे कहता है, आप सबकी बेटियां तो होंगी? सब कहते हैं, हाँ हमारी बेटियां हैं। क्यों? रवि फिर उनसे कहता है, बस आप एक छोटा सा काम कीजिए। आप सभी अगर अपनी बेटियों को एक रात के लिए मेरे पास छोड़ दें तो शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। हो सकता है कि मैं आपके बेटों को छोड़ दूं। ये बात सुनते ही सभी आग बबूला हो उठते हैं और वह रवि पर भड़कने लगते हैं। तभी रवि उनसे कहता है, चिल्लाइए मत। चिल्लाना मुझे भी आता है। रवि के चिल्लाने पर रवि के सभी दोस्त अंदर आ जाते हैं। रवि उनसे कहता है, आपकी बेटियों को एक रात के लिए बोल क्या दिया? बदन में आग लग गई। ये सोचा है जो तुम्हारे बेटों ने मेरी पत्नी के साथ किया, मेरे सीने में कितनी आग लगी हो। तुम्हारे घर की बहू बेटियों की इज्जत है। दूसरों की बहू बेटियों को अपनी जागीर समझ रखा है। हमदर्दी जताने आए हो। इतने दिनों से ये हमदर्दी कहाँ थी? अब जब तुम्हारे बेटे सलाखों के पीछे हैं तो तुम हमदर्दी दिखा रहे हो। उन्हें बच्चा कहते हो। तुम्हारे उन्हीं बच्चों ने एक मासूम बच्चे की जान ले ली। याद रखो, मैं उन्हें किसी भी हाल में छोड़ने वाला नहीं हूँ, चाहे जो हो जाए। जब तक उन्हें फांसी के फंदे तक लटकता ना देख लूँ, तब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं। जिसे जो करना है कर लो। मैं भी देखता हूँ कि उन्हें कौन बचाता है। अब आप जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ हमारी अगली मुलाकात कोर्ट में होगी। वह सभी रवि की बातें सुनकर वहां से चले जाते हैं। निशा को उन लड़कों को पहचानना होता है, पर वह पुलिस स्टेशन जाने की हालत में नहीं है, इसलिए उसे फोन पर ही उन लड़कों की तस्वीर दिखाई जाती है। निशा उनके चेहरे देखकर बहुत डर जाती है। उन लड़कों के बाप अपने बच्चों को बचाने के लिए हर कोशिश करते हैं, बड़े बड़े वकील करते हैं, पर कोई भी कोशिश काम नहीं आती। फिर वो मंत्री जिसका बेटा जेल में होता है, रवि से मिलने का फैसला करता है। वह रवि के हॉस्पिटल उससे मिलने जाता है। जिस वक्त वो वहाँ जाता है, रवि उस वक्त ऑपरेशन रूम में होता है। वो मंत्री निशा से मिलने उसके कमरे में चला जाता है। नर्स के मना करने के बावजूद वो निशा के कमरे में चला जाता है और वहीं जाकर रवि का इंतज़ार करता है। वो निशा को समझाने की कोशिश करता है कि ये केस वापस ले लेना चाहिए, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। बिना वजह बात आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। वह अपनी रौब उस पर झाड़ता है। वह सोचता है कि इसे डरा धमका कर मैं इससे केस वापस लेने को कहूँगा तो ये केस वापस ले लेगी। तभी जब रवि ऑपरेशन रूम से बाहर आता है तो उसे पता चलता है। यह सुनते ही रवि को बहुत गुस्सा आता है। वह तुरंत कमरे में जाता है और उस मंत्री को कमरे से बाहर निकलने को कहता है। वो कहता है कि आपको इतनी भी तमीज नहीं कि किसी औरत के कमरे में बिना उसकी मर्जी के नहीं जाते। तुरंत कमरे से बाहर निकलिए। आपको जो भी बात करनी है
कमरे से बाहर निकल कर कीजिए। रवि के गुस्सा करने पर वह मंत्री फौरन कमरे से बाहर निकल आता है। कमरे से बाहर निकलकर वो दोनों बातें करते हैं। वह मंत्री रवि को समझाता है कि वो ये केस वापस ले ले, ये उसके लिए भी अच्छा होगा और हम सब के लिए भी। रवि उससे कहता है, अगर मैं ये केस वापस ना लूँ तो। वो मंत्री रवि को धमकी देता है, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। पर रवि उसकी धमकियों से नहीं डरता। वो उसे चैलेंज करता है, तू जो कर सकता है कर, पर मैं उन्हें किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा। उन्हें तो उनके किए की सजा भुगतनी ही पड़ेगी। वो मंत्री रवि से कहता है, तुम जानते नहीं हो मुझे कि मैं कौन हूँ। मेरा तजुर्बा तुमसे बड़ा है। तुम गलत इंसान से पंगा ले रहे हो। मैं तो अपने बेटों को छुड़ा लूँगा, मगर तुम्हारा क्या होगा डॉक्टर, मैं यही सोच रहा हूँ। रवि कहता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ, तजुर्बा बड़ा है या सच। वो मंत्री जाते जाते कहता है, याद रखो डॉक्टर, भगवान ने औरत बनाई ही है इस्तेमाल करने के लिए। इतना कहकर वह मंत्री वहाँ से चला जाता है। उसकी बातों से रवि को बहुत गुस्सा आता है, पर रवि अपने गुस्से पर काबू रखता है। कुछ देर बाद पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है। रवि को कुछ पेपर साइन करने के लिए पुलिस स्टेशन जाना होता है, पर रवि के दोस्त उसे अकेले जाने नहीं देना चाहते। रवि के साथ विक्की और अजय दोनों भी पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहां जाने के बाद उन लड़कों को देखकर रवि अपने आप पर बहुत कंट्रोल करता है, पर वो लड़के रवि को बोलने पर मजबूर कर देते हैं। वो बार बार उसे छेड़ते हैं। पहले तो रवि खुद पर बहुत कंट्रोल करता है। रवि के दोस्त भी उसे वहां से चलने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि मुंह लगने का कोई फायदा नहीं है, चल यहाँ से। लेकिन जब रवि से रहा नहीं जाता तो वो उनसे यही कहता है कि जितने दिन जिंदा हो अपने लिए भगवान से दुआ मांग लो, तुम्हारे अगले जन्म के लिए अच्छा होगा। और इतना कहकर रवि वहाँ से जाने लगता है। तभी उनमें से एक कहता है कि तुम्हारी बीवी वाकई बहुत खूबसूरत है, मज़ा आ गया। इतना सुनने के बाद रवि से बर्दाश्त नहीं होता। वो उनके करीब जाकर कहता है, मज़ा तो ले लिया, अब उस मज़ा की सज़ा भी भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। तभी मंत्री का बेटा बोलता है, अगर हमें एक खरोच भी आई तो मेरा बाप तुम सबको नहीं छोड़ेगा। इतना सुनते ही रवि इंस्पेक्टर से कहता है, इंस्पेक्टर, इन्हें इतना मारिए कि इनकी चीखें इनके बाप के कानों तक सुनाई दे। इतना कहने के बाद रवि वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, इसके आगे की कहानी हम इसके अगले भाग में जानेंगे। इस कहानी में आगे बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें।